साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल 20 तारीख है और कल झारखंड विधानसभा का द्वितीय चरण का इलेक्शन होना है और 38 सीटों पर कल चुनाव होनी है। और जेएलकेएम के नज़रिए से देखें अगर कल के पूरे दिन को, तो कल का जो दिन है न सिर्फ द्वितीय चरण का इलेक्शन के तौर पर हम इसको देखते हैं, बल्कि पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें तो एक बात निश्चित तौर पर हम लोगों को समझ में आती है कि जो कल का तारीख है वो इतिहास बनाने वाला तारीख है। क्योंकि पहली बार झारखंड में कोई एक ऐसी राजनीतिक पार्टी आई है जो ना किसी पैसे के बुनियाद पर है, ना ही किसी दल के बुनियाद पर है, ना ही किसी कॉरपोरेट की बुनियाद पर है, ना ही किसी केंद्र सरकार के बुनियाद पर है, ना ही किसी राज्य सरकार के बुनियाद पर है, बल्कि एक ऐसी पार्टी जो झारखंड की रूपरेखा तैयार करने जा रही है, जो स्वतः स्फुलित है और अपने आप विचारधारा से इस पार्टी का जन्म हुआ है। वह विचारधारा है झारखंडियत की विचारधारा। इसलिए कल 20 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मेरे जितने भी झारखंड में तमाम जेएलकेएम के साथी हैं वो कल इतने दिन और रात हम लोग जागे हैं, वो कल और आज का रात खास करके, और कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल 7 बजे से बूथ पर अपने सभी लोग चले जाएं और 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक, जब तक कि ईवीएम मशीन को लॉक ना कर दिया जाए और सील का एक सील नंबर मिलता है सभी को, तो जितने भी हमारे अभिकर्ता बूथ पर बैठेंगे जब तक वो सील नंबर ना ले लें तब तक तो कल उठना नहीं है। और जिस मुद्दे पर मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं वो सबसे मज़ेदार 2-3 क्वेश्चन है। उसमें वो 2-3 क्वेश्चन को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इस जीत और हार के बाद, कल के चुनाव के बाद पहला जेएलकेएम का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर। दूसरा कि कल कितने जो हमारे विधानसभा में किस किस जगह फाइट होना है, जहां पर सीधे 1-to-1 फाइट है हम लोगों का, किस किस वो असेंबली, कौन कौन सा असेंबली है जिसमें हम लोगों का सीधा सीधा फाइट है। और तीसरा, आज का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो क्या कह रहा है। सबसे पहले तो फाइट के बारे में हम लोग कल का चर्चा कर लें। 38 सीटों पर कल चुनाव होनी है, जिसमें से सबसे हॉट सीट है, आप जब जान रहे हैं कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम माथुर बेरमो और डुमरी से चुनाव लड़ रहे हैं। और बेरमो में उनके जो खिलाफ है वो सब कोई जानता है उनको, अनूप सिंह हैं जो बाहरी विधायक हैं। दूसरा, एनडीए अलायंस की तरफ से जो यशोदा देवी हैं वो डुमरी से हैं, टाइगर के अगेंस्ट में। और इंडी गठबंधन से बेबी देवी जो कि टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी है, वो है उनके खिलाफ। हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानकारी दे दें कि एक आत्मीय स्वायत्ता की ये लड़ाई है, दूसरा कि झारखंडियत के स्वाभिमान की ये लड़ाई है। हर हाल में ये कार्यकर्ताओं का जबरन उनको कहा गया कि भाई आप चुनाव 2 जगह से लड़िए, क्योंकि लड़ने वाला को तो मालूम होता है कि हम कहाँ से जीत रहे हैं। लेकिन कोई भी कार्यकर्ता, पूरे झारखंड के तमाम कार्यकर्ता हैं, या घर घर से यह आवाज़ आ रही थी कि टाइगर 2 जगह से लड़े, ताकि कोई मन में किसी तरह का कोई ये ना रहे कि किसी भी तरह से सीट कोई पिछड़ता हुआ नजर आए। किसी भी हाल में टाइगर को सदन में भेजना है। मैं तो आश्चर्य करता हूं जब मैं कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो वो बोलते हैं अगर टाइगर 81 में अगर एक अकेले भी चल जाएंगे तो झारखंड का मुद्दों का कम से कम आवाज़ तो वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लियर कर देता हूं कि जेएलकेएम एक नहीं, आपके सोच और विचार से कहीं अधिक सीटें लाने जा रही है। क्योंकि जिस तरह का भाव ये पिछले 4 से 5 दिनों में, जिस तरह का एक माहौल खड़ा हुआ है, जैसे जैसे ये इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो लोगों के मन में सबसे पहला बात ये आ रहा है कि कुछ लोग 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का जो महिला ग्रुप को या इसको उसको फंड के तौर पर दे रहे हैं, तो सभी लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है कि भाई अब पैसा से अब हम लोग झारखंडी बिकने वाले नहीं हैं।
अब लोग बहुत बिक चुके हैं, अब अपने आप को नहीं बेचेंगे। और अगर इस बार भी अपने आप को बेचेंगे तो फिर हमारा झारखंड बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि फिर से कोई इस तरह से जगाने वाला कोई युवा लड़का अपना पूरा करियर, अपना फ्यूचर छोड़ करके दोबारा नहीं आएगा। जिस तरह का काम टाइगर जयराम महतो ने अभी किया है पूरे झारखंड में। तो 38 सीटों पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे जो हॉट सीट है अभी बेरमो का सीट है, डुमरी का सीट है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों में भी वीडियो चल रहा है टाइगर का कि उनके काफिले को है सो अनूप सिंह के द्वारा है सो रोका गया, डिस्टर्ब करने का कोशिश किया गया, वो तामझाम पुलिस का दिखा करके, डर दिखा करके। तो एक्चुअली में उन लोगों का दोष नहीं है, इसमें कोई अनूप सिंह का दोष नहीं है। जितने भी बाहरी नेता या खास करके बिहार और यूपी से जितने भी नेता हैं, उनका ये शुरू से ये साग सज्जा रहा है कि बस तामझाम आगे पीछे पुलिस को लेकर के चलिए, कोयला बेचना है, पैसा मैनेज करना है, बॉडीगार्ड 10-10 स्टोर रखना है। तो ये शुरू से उन लोगों का इतिहास रहा है। यही तामझाम में हम लोग को, झारखंड वासी लोग को दबा करके रखा है। लोग शुरू से हम लोग को दबा के रखा है और हम लोग के दिमाग में ये बैठा दिया है कि उन लोग बहुत बड़ा आदमी, जबकि सारा ताकत हम लोग का दिया हुआ है, सारा पैसा हम लोग का झारखंड के संसाधन से उन लोग को मिला है। लेकिन ये झारखंड के आदमी को माइंड में सेट कर दिया गया है कि नहीं, अनूप सिंह तो फलाना तो ढिमका तो बहुत बड़ा आदमी है। वही प्रभाव में आकर के टाइगर के काफिला को रोका गया था, जिसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया। उनका वीडियो भी वायरल है, पूरे झारखंड के लोगों ने सुना उनको, क्योंकि कैसे ये लोग करोड़ों करोड़ रुपए का उगाही कोयलांचल से करता है और सीसीएल का क्वार्टर में रह करके दिखावा करता है कि हम लोग गरीब हैं। दिल्ली और मुंबई और बड़ा बड़ा शहर में इन लोगों को मार्केट कॉम्प्लेक्स सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को। तो ये सब आदमी को बेवकूफ बनाने वाला बात। बहरहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी जो 1-to-1 फाइट है बेरमो में, वो टाइगर जयराम महतो से सीधा सीधी जो मुकाबला है वो अनूप सिंह से है। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि यह चुनाव इंडी गठबंधन वर्सेस जेएलकेएम नहीं रह गई है, यह इंडी गठबंधन, अब ये सीधा सीधी चुनाव अनूप सिंह वर्सेस झारखंड की जो स्वाभिमान है, झारखंड की मिट्टी को कोई ललकारने का काम किया है तो मिट्टी का जवाब उसको मिलेगा। चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, जो झारखंड से है, झारखंड की माटी में जिनकी जन्म है, जिनकी झारखंड की माटी में जिनकी जन्म है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, आगड़े हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, देखिएगा भर भर के लोगों का प्यार झारखंडियत के नाम पर अनूप सिंह के खिलाफ टाइगर जयराम महतो को मिलेगा, जैसा 2-3 दिन से अभी माहौल है और हम लोग वहां पर बहुत आगे दिख रहे हैं। डुमरी में लोगों ने ये तय कर लिया है कि भाई ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है उससे हम लोग अब उभरेंगे। लोगों ने संवेदना के आधार पर, हर किसी के आधार पर टाइगर जगन्नाथ दा को बहुत बार मौका दिया, लेकिन टाइगर के ही लोग और या बेबी महतो के ही लोग या जितने भी वहां पर लोग हैं डुमरी में, अब ये एक बदलाव चाहते हैं कि एक युवा लड़का जिसका पूरा पृष्ठभूमि पूरे झारखंड में एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर खड़ा है, तो सब लोग ये चाह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो डुमरी से चुनाव जीतें। और डुमरी की जनता यह चाह रही है कि हम लोग एक ऐसे बंदे को इंट्रोड्यूस करें पूरे झारखंड के भीतर, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक सीएम का चेहरा है। बेरमो और डुमरी से हम लोग आगे निकले तो सबसे जो हॉट सीट है वो मांडू और रामगढ़ है। उसके बाद मांडू से हमारे बिहारी महतो खड़ा है और मांडू के बाद फिर हमारे जो साथी खड़े हैं वो हैं रामगढ़ से, और रामगढ़ से जो खड़ा है वो पनेश्वर दा खड़ा है। बेहद ही साधारण परिवार के ये दोनों लोग हैं, बेहद ही साधारण। पर मैं तो व्यक्तिगत तौर पर इन लोगों से मिला हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों जो लोग हैं, इस तरह से लोगों का इन लोगों को साथ मिल रहा है, मदद मिल रहा है। तो मैं पिछले दिनों मांडू और रामगढ़ कैंपेनिंग में रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं उन लोगों को हम लोगों ने कन्विंस करने का कोशिश किया और बहुत हद तक लोग झारखंडियत के नाम पर है सो एक हो रहे हैं। हो क्या रहे हैं, हो ही गए हैं। बहुत लोगों को ये मन में भय है कि नहीं हम लोग सामने नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग टाइगर के साथ हैं। तो अरे भाई, उन लोग से बोल रहे कि कब तक दबे रहिएगा, किसके प्रभाव में आज तक दबे रहिएगा। झारखंड अब इस स्थिति और इस परिस्थिति में है कि अब सामने में आ करके हम लोगों को लड़ना होगा और एकजुट होकर के ताकत दिखाना होगा। धीरे धीरे यह काम हो जाएगा। कुछ लोग अभाव और कुछ लोग प्रभाव में आएंगे तो झारखंड में यह इलेक्शन एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तो रामगढ़ में जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं सुनीता चौधरी जी हैं, जो कि
एनडीए अलायंस की तरफ से खड़े हैं और उनका सीधा सीधा जो मुकाबला है वो पनेश्वर भाई से है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप में कॉरपोरेट है, एक ऐसा व्यक्ति जो मंत्री रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी वर्तमान में भी गिरिडीह का सांसद रहा हो, उनकी धर्मपत्नी है जो कि हमारी पार्टी के खिलाफ है। हमको सीधा सीधी मुकाबला उनसे नजर आता है। लेकिन ये एक संदेश मैं लोगों तक देना चाहता हूं कि आप किसी के अंडर काम करें, आप भाजपा के बैनर के नीचे काम करें। एनडीए का मतलब है कि भाजपा उसमें मुख्य पार्टी है और एनडीए भाजपा वही पार्टी है जिसने कभी नहीं चाहा कि झारखंड में कोई झारखंड की वास्तविक राजनीति यहां से पनपे। जैसे कि बाबूलाल मरांडी जब 2000 के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने डोमिसाइल नीति, झारखंडियों की पहचान की एक पॉलिसी लाने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ आवाज उठाया कि भाई इसमें झारखंडी कौन है, इस पर हम लोग एक नया पॉलिसी लाएंगे। पूरा भाजपा का बाहरी नेता लोग मिल करके उसको इतना मतलब नतीजा बाहर कर दिया उस आदमी को कि लास्ट में पार्टी रिजाइन कर दिया। वो आदमी पार्टी रिजाइन कर दिया और ईवीएम बनाया। हम लोग उसको उस समय उतना मदद नहीं किया, हम लोग टूटे बटे रह गए। नहीं तो उस आदमी ने अपने पैर पर बहुत अच्छा मतलब पॉलिटिकल एक अराइज किया था झारखंड में, लेकिन हम लोगों ने उनको मदद नहीं किया। अब स्थिति है कि थक हार करके अब उम्र भी उनका हो गया है, तो हालांकि वो भाजपा में ही है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि झारखंड बीजेपी एक ऐसा पार्टी जो झारखंड में कभी नहीं चाहती है कि यहाँ का इस अपना इसका राजनीतिक अस्तित्व कोई हो, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, मतलब झारखंड की अपनी पार्टी का, ये भाजपा कभी नहीं चाहती है। सुदेश जी एक उभरता हुआ चेहरा निकल के आ रहे थे, उसको भी समझिए कि झारखंड मतलब झारखंड में भाजपा ने उसको खाने का काम किया है। तो आप एक ऐसी पार्टी को क्या वोट करना चाहेंगे जिन्होंने सरना धर्म कोड को है सो बिल है सो वापस कर दिया। 1932 के खतियान पर आधारित जो हमारी पहचान डोमिसाइल पॉलिसी जो बनने जा रही थी, स्थानीय नीति, उसको उन्होंने वापस कर दिया। ओबीसी का आरक्षण 14% से 27% का जो बिल है उन्होंने भाजपा वालों ने हम लोगों को वापस कर दिया। तो ये सब चीज देखिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि नहीं झारखंड है तो भाजपा है तो कांग्रेस है, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन, ये सब कुछ नहीं है। कोई डबल, पूरे साउथ इंडिया में जितना भी स्टेट है कोई डबल इंजन का सरकार नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है। राज्य को राज्य सरकार चलाती है, कुछ कुछ जगह है जहां पर केंद्र सरकार का भी संरक्षण होता है, तो जिसका सरकार मजबूत होता है निश्चित तौर पर उसको केंद्र सरकार मदद करती है। इसलिए इस इन्फ्लुएंस में मत आइए कि हाँ भाजपा साथ में है। देखिए भाजपा को वोटर जो है, मोटा मोटी भाजपा का जो वोटर है वो वोटर है वहां पर जिसको आप अगर नजदीक से बहुत देखिएगा ना तो भाजपा के वोटर में आपको बहुत ज्यादा कोई नैतिकतावादी या कोई बहुत ज्यादा आंदोलनकारी या पृथक झारखंड का आंदोलनकारी आपको वहां बहुत नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि एक इन्फ्लुएंस है कि हाँ भाजपा है। तो आप देखिएगा कॉलोनियल वोट है, जितना भी बाहरी लोग जो बसा है कॉलोनी में, सुशियल का कॉलोनी में है, चाहे बोकारो में कॉलोनी में, धनबाद में कॉलोनी में, भाजपा को दे देता है लोग, क्योंकि उसको मतलब ये है कि भाजपा रहेगी तो यहाँ का डोमिसाइल नीति, स्थानीय नीति जो पॉलिसी है कभी बनने नहीं देगा भाजपा और कांग्रेस। क्योंकि उसमें बाहर का लोग बहुत होता है, इसलिए वो लोग चाहता है कि कोई स्टेट का पॉलिसी या स्टेट में कोई जो पॉलिटिक्स हो वो डेवलप हो ही ना, ताकि कोई झारखंड का बात ही ना करे, जैसे चाहे वैसे हम लोग काम करें। तो मेरा ये कहना है कि पनेश्वर भाई को वहां पर एक बार वोट करने से, अब वो लगभग जीत के करीब है, सब लोग एकाग्र होकर के झारखंडियत के नाम पर उसको जिताइए। बहुत ही ईमानदार लड़का है, बहुत ही जुनूनी बंदा है। तो वहां आप देखिएगा कि एकदम हम लोग जीत के कागार पे। कमोबेश वही स्थिति मांडू की है। हमारी जो सीधी लड़ाई है वो एनडीए और एनडी गठबंधन जयप्रकाश भाई पटेल और तिवारी महतो से है। लेकिन इतना आप समझ के चलिए, मांडू सबसे अधिक वोट करने वाला है लोकसभा में। लगभग 55,000 के करीब उस समय लोकसभा में हम लोग की पार्टी को वोट मिला था। मैं निश्चित तौर पर बता दे रहा हूं कि मांडू बिल्कुल जीत के करीब है। चाहे वो विष्णुगढ़ से लीड देने का बात हो, चाहे मांडू खुद वहां से लीड देने का बात हो, डाड़ी प्रखंड का बात हो, हर जगह हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं चौकस हैं। बस अभी क्या है कि कुछ लोग आज की रात में भटके नहीं कि 10-20 हजार, 5 हजार, 10 हजार किसी को मिल गया तो वोट का बंटाधार इधर उधर ना करें। हमारी पार्टी यहाँ दोनों सीटों पर बहुत ही मजबूत है। मांडू से ठीक सटा हुआ गोमिया है, हम लोग गोमिया में चुनाव लड़ रहे हैं। पूजा महतो वहां से हमारे प्रत्याशी हैं। हम लोग गोमिया में बहुत अच्छी स्थिति में हैं। गोमिया हम लोग बिल्कुल जीत के कागार पर हैं।
वहाँ से सटा हुआ बगोदर है। बगोदर बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत लोग वहाँ कॉमरेड 25 साल से लोगों ने देखा, अब लोग ऊब सा गए हैं वहाँ पर, और नागेंद्र महतो को भी पहले देख चुके हैं। तो अब लोगों के मन में है कि कुछ नया आना चाहिए। हम लोग के कैंडिडेट वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज से हैं, हमारी पार्टी ने उन्हें मौका दिया। तो अब एक मौका भुनाने का एक समय है, बहुत ही बेहतर समय है। अगर आप वहाँ से अगर लोग चाहेंगे तो देखिएगा एक बड़ा रिजल्ट निकल करके आएगा। साथ ही साथ टुंडी हो गया, बगमारा हो गया, चंदन क्यारी, बोकारो, इन सभी जगहों पर हम लोग बहुत ही मजबूत स्थिति में है। तो मेरा सभी से अनुरोध होगा कि भाई आज की रात को अपने आप को धैर्य बनाए रखिए आज की रात में, और कल दिन भर बूथ पर डटे रहिए। कल का दिन है सो निश्चित तौर पर आने वाले 5 साल जो झारखंड का जो रूपरेखा है वो तैयार करने का दिन हो गया। और हमारे कुछ विधायक अगर चुन के आ गए तो एक चीज जान लीजिए कि इतिहास में ये लिखा जाएगा कि ना सिर्फ आप पढ़ लिख करके बच्चे IAS IPS या JPSC या CGL की नौकरी देंगे, बल्कि विधायक और कांग्रेस विधायक और सांसद भी यहाँ बनेंगे। तो ये जो सीख और ये जो पढ़ाई है हम लोग पूरे झारखंड में देने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आज और कल बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, अपनी पार्टी के साथ बने रहिए। बहुत लोग खरीद फरोख्त करने वाले आएंगे, 10,000 20,000 50,000 देने वाले। भाई 500 और 1,000 से किसी का घर नहीं चलता है। अब कोई बड़ा नेता के पीछे पीछे चलने से भी किसी का घर नहीं चलता है। घर चलता है अच्छा नियम और नीति के लिए। हम और आप हाड़ मास के लोग हैं, कल मर जाएंगे, मिट्टी में विलीन हो जाएंगे, लेकिन अगर झारखंड को एक अच्छा नियम और नीति दे करके जाएंगे तो इसका उपभोग आने वाली पीढ़ियां करेंगी। आप सभी लोगों से मेरी एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहला तो मतदान करें, अपने लोगों को घर से निकालें और बूथ पर जाकर के अपने वोटरों को जाकर के बताएं, हमारे पक्ष में वोट करें। और अंतिम में यही कहना चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो जो कि झारखंड का एक नया सवेरा है, और उसकी पार्टी के तमाम प्रत्याशी जो कि मिल करके कदम से कदम मिला करके हमारे राज्य को बदलने का काम करेंगे। आप सभी से अनुरोध है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोगों को जिताएं। अगर आप जिताएंगे तो देखिएगा झारखंड के पटल पर, विधानसभा के पटल पर, आप जो इतना दिन तक जो आपको पहचान नहीं मिला है 1932 के खतियान के आधार पर या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जो आपको आइडेंटिटी है वो बनेगी। ये जो बंदर बांट हो रहा है कि कोई छपरा बिहार से आया उसका भी यहाँ आय जाति आवासीय बन जा रहा है, ये सब काम सब बंद हो जाएगा। 2 वोटर आई कार्ड का सिस्टम खत्म करवा देंगे हम लोग, 2 आधार कार्ड का सिस्टम खत्म करा देंगे, 1 प्लेस 1 वोटिंग का सिस्टम आ जाएगा। आपको भाई आप जहाँ से हैं वहाँ वोट करिए। बहुत सारा मुद्दा है हम लोग के बीच में। एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे जिसमें टेक्निकल एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं को हम लोग आगे लाएंगे, उसको कंपलसरी करेंगे। वहाँ के टीचर की बहालियाँ क्षेत्रीय भाषा के आधार पर ली जाएगी। तो ये सब बहुत सारा चीज़ है। अभी जैसे कि गरीबों के लिए हम लोगों ने सोच के रखा है कि हर असेंबली में कम से कम 4-4 5-5 बड़ा बिल्डिंग बने जो कि एजुकेशन हब के तौर पर हो। इसमें गरीब से गरीब बच्चा, झारखंडी बच्चा पढ़ पाए, चाहे टेक्निकल एजुकेशन के आधार पर MBA हो, MCA हो, BSc IT हो, MSc IT हो, BTech हो, MTech हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, किसी भी तरह का पढ़ाई टेक्निकल एजुकेशन बेस्ड उसकी बिल्डिंगें बने। समाज का बुनियाद शिक्षा है। जब तक शिक्षा में कोई बदलाव नहीं आएगा आपके वास्तविक व्यवहारिक जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इसलिए जन जन तक बड़ा शिक्षा जाए। गरीब से गरीब बच्चा जो कि आज है सो दाल रोटी खाली खाने के चक्कर में सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, उसको एकदम प्रमोट करके एकदम हाईटेक एजुकेशन दे। जब एक अच्छा एजुकेशन एक गरीब के घर में घुस जाएगा ना, अगर कोई व्यक्ति आपको 1 लाख भी उधार दे दे उससे ज़्यादा अच्छा है कि उसके घर में अगर कोई एक बच्चा बढ़िया टेक्निकल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन ले ले, उसका पीढ़ी को कभी भीख देने का जरूरत नहीं है। तो ये जो सरकार मध्याह्न भोजन या सरकार गरीब का कपड़ा या चावल देने का काम करती है, आप उस गरीब के बच्चे के परिवार को एक अच्छा एजुकेशन दिला दीजिए। BTech MTech जैसा पढ़ाई अगर आप सरकार की तरफ से आप उसको मुहैया करा दीजिए, जीवन में उसका खानदान में कभी कोई भीख नहीं मांगेगा। तो ये जो रवैया है सरकारों का, ये जो लोगों में हम लोग जो बना दिए हैं, एक तरह का सिस्टम बना दिए हैं कि तुम जिंदगी भर है सो बस लांगड़ा बन के रहो, सरकारी स्कूल में पढ़ो, अपने आप को पढ़ा लिखा भी कहो और जीवन भर बेरोजगार होकर मर जाओ। ये सारा ट्रेडिशनल थीम जो एजुकेशन का है इसको हम लोग चेंज कर देंगे
सबसे पहले जो बुनियाद है समाज का वो शिक्षा है, उस पर वार करेंगे। पूरा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे, एक बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी को लाएंगे। लैंड एक्विजिशन के तहत जो लैंड रिफॉर्म्स के तहत एक नया लैंड पॉलिसी लाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में जमीन का इतिहास जो है वो खुदकती प्रथा पर आधारित है। तो हम लोगों को सबसे पहला जो टैक्स हम लोग देना शुरू किए थे, अंग्रेज के समय में देना शुरू किए थे। उससे पीछे पहले हम लोग को कोई इतिहास नहीं है कि हम लोग जमीन के बदले कभी टैक्स भी देते थे। उसके आधार पर आज के समकक्ष में देखें तो गैर मजरूआ जमीन से हम लोग को मालिकाना हक है सो हटा दिया गया है। तो मालिकाना हक से हम लोग कभी हटेंगे नहीं। उसमें क्यों नहीं हटेंगे, उसके पीछे रीजन ये है कि गैर मजरूआ जमीन हमारे बाप दादा की जमीन है। यहाँ का जमीन का इतिहास बहुत छोटा है। यहाँ पूरा जंगल से ये जमीन भरा हुआ था। जब हमारे लोग यहाँ आए, असुर जनजाति के लोग आए, फिर मुंडा समाज के लोग आए, फिर नागवंशी समाज के लोग आए, उसके उत्तरार्ध तक लोग आते गए, तो उन्होंने जंगल का सफाई करा। और जंगल का सफाई करके जब जमीन बनाया गया तो उसको खुदकट्टी जमीन बोला गया। और जैसे जैसे लोगों का आक्रमण यहाँ पर बढ़ा, खास करके मुसलमानों का जब यहाँ पर आक्रमण हुआ, तो उस समय हम लोग के जो राजा थे हम लोग के जो राजा थे मुगलों को खुश करने के लिए नजराना दिया करते थे। और उसी नजराना को है सो जब रेगुलराइज कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसी को हम लोगों ने मालगुजारी कहा। और उस समय से हम लोग टैक्स देते आ रहे थे। तो उस समय गैर मजरूआ रैयती का कोई परिचालन नहीं था। 1872 में भारत में जब पहली बार सर्वे हुई, फिर 1877 से कंटिन्यू सर्वे हुआ। 10 साल में हर 10 साल में सर्वे का प्रावधान है। लेकिन झारखंड में यहाँ तो सर्वे सेटलमेंट कब से नहीं हो रहा है, तब कोई मतलब ही नहीं है झारखंड सरकार को। हर 10 साल में आपको सर्वे कर देना है। तो सर्वे रिपीट किया जाएगा और जो चिन्हित जोतकार हैं गैर मजरूआ में, उनके नाम से रजिस्टर 2 में सब लोगों का नाम खोल दिया जाएगा। उनके नाम पर है जो नॉमिनेट कर दिया जाएगा लैंड। क्योंकि ये काम तो हम लोग होने नहीं देंगे कि कोयला तो आप ले ही जा रहे हैं, अब गैर मजरूआ के नाम पर उसको है सो हम लोग को आंख में चौली खेले की जमीन गैर मजरूआ सिद्ध कर दीजिए और गैर मजरूआ के अंदर जितना कोयला है फ्री में निकाल के चल जाइए। तो ये सब हम लोग होने नहीं देंगे। इस सरकार का अपना इंटरनल पॉलिसी है कि जमीन को किसी को मालिकाना हक मत दो, ताकि उसका कोयला आराम से निकाल के हम लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जहां बांग्लादेश, ढाका है चाहे भेज दें। तो सरकार में आने के बाद जितना भी हम लोग का पूरे झारखंड में गैर मजरूआ जमीन है या तलछट्टी जमीन है जो फॉरेस्ट और नदी से बीच का है, जिसको नॉमिनेट नहीं किया गया है, तो हम लोग जितने भी झारखंड के जुतकार हैं उसको हम लोग नॉमिनेट करने का काम करेंगे। और जिस तरह से रैयती में मुआवजा मिलता है, जिस तरह से विस्थापन पॉलिसी आपका रैयती में, जिस तरह से आपको रैयती में पैसा मिलता है, उसी तरह से मुआवजा आपको रैयती में मिलेगा, गैर मजरूआ में भी मिलेगा। ये गैर मजरूआ रैयती एक्चुअली में कुछ है नहीं, ये सरकार का अपना बनाया हुआ है ये सब चीजें सिस्टम, ताकि लोगों को वहां से महरूम किया जाए। और वो काम हम लोग होने नहीं देंगे। तो उस पर हम लोग का एकदम से कड़ा निगाह है हम लोग के आ जाने के बाद। तीसरा में हम लोग का जो निगाह है कि झारखंड में अभी तक कोई हेल्थ फोरम पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो चेन्नई में चले जाएंगे तो जिस तरह का आपको हेल्थ सिस्टम मिल जाएगा, आप है सो वेलोर चले जाएंगे, वहां पर आप कोयम्बटूर चले जाएंगे तो आप वहां पर आप देखेंगे हॉस्पिटल का सिस्टम। उस तरह का एक सिस्टम हम लोग है सो हेल्थ पॉलिसी के तहत सरकार के द्वारा जितने भी झारखंड में सरकारी अस्पताल है या निजी अस्पताल है, एक ही गाइडलाइन के तहत उसको चलाएंगे। और कोई लूटमारी नहीं होगा कि इस जांच का कोई 1 लाख ले रहा है, उस जांच का कोई 1 लाख हो रहा है। उसको एकदम गहरे निगाह से देख करके, और हेल्थ एजुकेशन में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक वास्तविक उसका रेट होना चाहिए, चिन्हित होना चाहिए, उस पर पूरा झारखंड में लागू कराएंगे। ये सब सारा पॉलिसी है, सब हम लोग के मन में बहुत सारा चीज चल रहा है। इसको हम लोग एक एक चीज का स्पेसिफिकेशन लाएंगे और पूरे झारखंड में जितने लोग काम कर रहे हैं, जो कि सरकार के अंदर अनुबंध पर काम कर रहे हैं या मानव दिवस पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग की भी वहां पैनी नजर है कि जो 10 साल से ऊपर, 5 साल से ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज करने का काम करेंगे। और ये जो सिस्टम सरकार ने जो बना रखा है आउटसोर्सिंग का, कि भाई आपको हम टेंडर दे दिए, आप पूरा सदर हॉस्पिटल आपका है, आपको टेंडर दे दिए तो पूरा खेलगांव आपका है, आपको टेंडर दे दिए तो कोयला माइंस आपका है, आपको टेंडर दे दिए तो बॉक्साइड माइंस आपका है, आपको टेंडर दे दिए तो पूरा बिजली विभाग आपका हो गया। तो ये जो आउटसोर्सिंग के नाम पर जो करोड़ों का खेला हो रहा है, उस खेला को जल्द से जल्द बंद करेंगे। और जितने भी हमारे जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो लोग कर्मी हैं, उसको सीधे सरकार के अभिन्न अंग से जोड़ेंगे
और उनके स्वाभिमान को वापस करेंगे। उनको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग निजीकरण में है या प्राइवेट में है। सरकार के साथ यहाँ काम करना, लोग अपने खून में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है सरकार से जुड़ के काम करना। और वहीं जब व्यक्ति है सो किसी के अंडर काम करता है तो उसको लगता है कि हम किसी के अंडर हैं। तो वो वाला भाव आप लोगों का खत्म करेंगे। और जो भी मासिक वेतन होगा, जो भी मासिक वेतन सरकार के कैपेसिटी के अनुसार आप लोग को दिया जा सकता है, लेकिन वो सीधे सरकार का अभिन्न अंग आपको बना करके और वो पेमेंट दिया जाएगा। इस पर भी हम लोगों की पैनी नजर है। और वो जो एजुकेशन का जो सिलेबस है पूरे झारखंड में, जैसे कि पहले बिहार के समय में BTBC था, बीच में NCERT आया, और वो जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस पर भी हम लोग का पैनी नजर है कि किस तरह का एजुकेशन नर्सरी क्लास से लेकर के क्लास 10 तक दिया जाए, ताकि आसानी से सरकार उन लोग को इंजीनियरिंग के लिए या प्रोफेशनल कोर्सेज मैनेजमेंट के लिए सब लोगों को सामने लाया जा सके। उसका बुनियाद पिछला 10 साल में गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा में देने का काम करेंगे। ये सारी चीज हम लोग के एकदम आंखों के तर भीतर आगे पीछे चल रही है। जहां जहां भी रॉ मटेरियल है, इन्वेस्टर आए, बड़े से बड़े इन्वेस्टर आए, यहाँ रॉ मटेरियल देंगे उन लोगों को। कोयला चाहिए कोयला देंगे, अब्रक चाहिए अब्रक देंगे, बॉक्साइट चाहिए बॉक्साइट देंगे, यूरेनियम चाहिए यूरेनियम देंगे। लेकिन उसका ये रहेगा कि सिर्फ नौकरी के नाम पर नहीं देंगे, उसमें इक्वली पार्टनर हमारे लोग रहेंगे। जिस गांव का विस्थापन होगा वहां का एक एक हड़िया और एक एक आदमी का पॉलिसी के आधार पर उनका अपना पार्टनरशिप होगा। बड़े बड़े लोग आए, जमीन देंगे, संसाधन निकाले, प्लांट यहीं लगाए ताकि रोजगार यहां से आसानी से मिल सके। इस तरह का पूरा व्यवस्था बनाएंगे। आप लोग पूरे पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं एक एक मौका दीजिए। अगर आज मौका नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ विचारधारा ऐसा हम लोग लेकर के आ रहे हैं जो कभी आपको भाजपा और कांग्रेस के द्वारा आपको दिखेगा भी नहीं, कभी नहीं दिखेगा। बहुत सारा आप लोगों से चर्चा करना है। अपना चैनल पर आकर के आप सभी लोगों के साथ चर्चा हम लोग करते ही रहते हैं। अंतिम में एक संदेश के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर कुछ आप बताना चाहते हैं कि नहीं इसको इस तरह से करना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति समझदार नहीं है, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों समझदार है। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा बात लगे झारखंड के परिवेश में कि ये पॉलिसी या ये काम करने से या इस बात को लोगों के बीच में रखने से हम लोग आगे या झारखंडी लोगों का कल्याण हो सकता है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।